1833 में मिडिल ईस्ट के एक शेख ने पावर की लालच में आके अपने ही भाई का कत्ल कर दिया और फिर इस इंसिडेंट के बाद कुछ लोग यहाँ से भाग के रेगिस्तान चले गए। इस रेगिस्तान में उनके पास सिर्फ 3 चीज़ें थी, खजूर, पानी और मछलियाँ। और आज इसी रेगिस्तान को हम दुबई कहते हैं। 6 जनवरी 2004 में दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का काम स्टार्ट किया और कहा कि हम इस बिल्डिंग को बुर्ज दुबई कहेंगे। लेकिन 4 जनवरी 2010 में जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई तो अचानक से इसका नाम बुर्ज दुबई से बुर्ज खलीफा कर दिया। लेकिन अचानक से ये डिसीजन क्यों लिया गया? इतना ही नहीं, 2022 में यूके के कोर्ट ने यहाँ के रूलर को डोमेस्टिक एब्यूजर डिक्लेयर कर दिया और इनके रूलर की खुद की बेटी ने एक सीक्रेट वीडियो रिकॉर्ड करी जिसमें उन्होंने अपने बाप के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। He will people to protect his own reputation. और इसीलिए लोग दुबई को द गोल्डन केज भी कहते हैं। इसके साथ साथ दुबई के हिस्ट्री में एक वक्त था जब दुबई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था और इंडिया ने इनडायरेक्टली उसकी मदद की। और आज हम इस केस स्टडी में 1833 से लेकर 2026 तक दुबई की पूरी हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। बात है साल 1833 की। उस वक्त यूएई जैसा कोई देश था ही नहीं। ये पूरा इलाका अलग अलग ट्राइब्स यानी कबीलों में बटा हुआ था। अबू धाबी में बानी यास नाम का एक बहुत बड़ा कबीला राज करता था। इस कबीले के रूलर का नाम था शेख तन्नून बिन शकबूत अल नयान, जिसने अबू धाबी पर 1818 से 1833 तक राज किया। और फिर 1833 में इन्हीं के भाई शेख खलीफा बिन शकबूत ने गद्दी की लालच में आके अपने ही भाई को मार दिया। इस खून खराबे के बाद इस ट्राइब की एक दूसरी ब्रांच अल बू फलासा के करीब 800 लोग वहां से निकल गए। वो रेगिस्तान में हफ्तों तक भटकते रहे और आखिर में नॉर्थ के एक छोटे से क्रीक के पास पहुंचे जहां पर भयंकर गर्मी, खजूर, समंदर और उसमें सिर्फ मछलियां थीं। और इसी मछुआरों के गांव को आज दुनिया दुबई कहती है। और जो लोग वहां अपनी जान बचाकर आए थे वो कोई और नहीं, आज की रूलिंग अल मखतूम फैमिली के पूर्वज मखतूम बिन बुट्टी थे। और यहीं से दुबई की असली कहानी शुरू होती है। शुरुआत में ये बस छोटी सी एक बस्ती थी जहां लोग मछली पकड़ते थे, मोती ढूंढते थे और इन मोतियों को बेच के अपना गुजारा करते थे। अब क्योंकि दुबई यूरोप और एशिया से एक कनेक्टिंग पॉइंट पर था, इसलिए जो लोग यूरोप से एशिया जाते या एशिया से यूरोप आते वो बीच में कुछ दिनों के लिए इस रेगिस्तान में रुकते। और इसी ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंस की वजह से दुबई एक नेचुरल पोर्ट बन गया, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स होने लग गई। 1901 तक इस पोर्ट की इंप्रूवमेंट्स रुकी हुई थी क्योंकि एशिया से यूरोप जाने वाली जो भी शिप्स यहाँ पर रुकती दुबई उनसे पैसे चार्ज करता। लेकिन फिर 1901 में एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज हुई जिसके बाद दुबई ने एक्सपोनेंशियली ग्रो किया और इसकी वजह थी उनके नए रूलर शेख मखतूम बिन हशेर। उन्हें पता था कि उनके पास कोई ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम दूसरों के पैसे और टैलेंट को यहाँ पर बुला सकते हैं। उन्हें पता था कि अगर ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे तो वो यहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्चेंगे, ट्रेड करेंगे, जिसकी वजह से उनका दुबई भी ग्रो करेगा। और इसी की वजह से उन्होंने दुबई को एक फ्री पोर्ट बना दिया, जिसका मतलब था कि अगर कोई भी शिप वहाँ पर आती है तो उससे कोई पैसे नहीं ले जाएंगे, उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और इवन उन लोगों को प्रोटेक्शन दी जाएगी। और इस एक डिसीजन की वजह से पर्शिया और इंडिया से बड़े बड़े मर्चेंट्स दुबई आकर बसने लग गए। और यही फ्री पोर्ट पॉलिसी आगे चलकर दुबई के लिए सर्वाइवल का सबसे बड़ा सहारा बनी। सब कुछ ठीक चल रहा था, दुबई बहुत तेजी से ग्रो करने लग गया। लेकिन कुछ ही सालों के बाद एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरी इकोनॉमी को कमजोर कर दिया। शुरुआत में दुबई की इकोनॉमी मोस्टली मोतियों की वजह से जिंदा थी, यानी यहाँ के लोग बिना किसी ऑक्सीजन टैंक के गर्म और उबलते हुए समंदर में काफी फीट नीचे डाइव करते और वहां से मोती निकालते और इन्हीं मोतियों को दुनिया भर में बेचा जाता, जिससे दुबई पैसे कमाता। लेकिन फिर जापान के एक एंटरप्रेन्योर कोकीची मिकीमोतो ने लैब में पर्ल्स बना दिए। अब इन लैब के मोतियों की खास बात ये थी
कि ये मोती एग्जैक्टली एक्चुअल मोती जैसे दिखते और कोई भी दुनिया में बैठा हुआ बायर इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। और दुबई के लिए इससे भी बड़ी दुख की बात यह थी कि ये लैब के मोती उनके मोतियों से सस्ते थे, जिसकी वजह से नेचुरल पर्ल्स की डिमांड कम होने लगी और 1930 के बीच में दुबई की पूरी इकोनॉमी कमजोर होने लग गई। क्योंकि दुबई में अब इन मोतियों की इंडस्ट्री डूब रही थी, तो यहाँ पर जो मर्चेंट्स बसे थे और पूरी दुनिया में मोती सप्लाई कर रहे थे, उन्होंने मोती छोड़कर कपड़े और दूसरे सामान की ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। दुबई अभी इसी फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल ही रहा था कि 1950s में दुबई के सामने एक और नया खतरा आ गया। दुबई क्रीक, जो शहर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो पूरी कीचड़ से भर गई, जिसकी वजह से बड़े शिप्स जो वहां पर आके रुकते थे वो आना बंद हो गए। दुबई से जो ट्रेड था वो शारजा और अबू धाबी शिफ्ट होने लग गया। इस वक्त दुबई बर्बाद होने की कगार पर था और दुबई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस कीचड़ को साफ करवा पाए। लेकिन उस वक्त के नए शेख रशीद बिन सईद अल मखतूम ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कुवैत से 4 लाख पाउंड का लोन लिया और फिर 1959 में क्रीक से कीचड़ निकालने का काम स्टार्ट किया, जो 1961 में कंप्लीट भी हो गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि क्रीक फिर से जहाजों के लिए खुल गया और ट्रेड फिर से स्टार्ट हो गया। अब ट्रेड तो फिर भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन पर्ल्स की ट्रेडिंग की वजह से दुबई जो पहले पैसे कमा रहा था उसको रिप्लेस करने वाला दूसरा इनकम सोर्स क्रिएट नहीं हुआ था। और फिर आया इंडियन गवर्नमेंट का गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968। एक्चुअली उस वक्त इंडिया में डॉलर्स की कमी हो रही थी, क्योंकि इंडियंस बाहर के बहुत से देशों से गोल्ड खरीद रहे थे और गोल्ड खरीदने के लिए उन्हें बाहर के देशों को डॉलर्स में पे करना पड़ता था। तो इंडिया के पास जो डॉलर रिजर्व्स थे वो खत्म हो रहे थे, जिसकी वजह से रुपी वीकर पड़ रहा था। अब क्योंकि इंडियंस को तो गोल्ड से प्यार है, जिसकी वजह से इंडिया में गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया। दुबई के चालाक मर्चेंट्स ने इस सिचुएशन में भी एक मास्टर अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने लंदन और स्विट्जरलैंड से बिल्कुल लीगल तरीके से दुबई गोल्ड इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि दुबई टैक्स फ्री था, इसलिए वहां पर गोल्ड लाना बहुत आसान था। अब एक बार जब ये सोना दुबई पहुंच जाता, उसके बाद यही मर्चेंट्स छोटी छोटी किश्तियों में यही सोने के बिस्किट्स खजूर और कपड़ों की बोरियों के नीचे छुपाकर इसे मुंबई, गुजरात और केरला तक पहुंचा देते। रात के अंधेरे में ये सोना इंडियन स्मगलर्स को डिलीवर कर दिया जाता। एक एस्टिमेट के हिसाब से उस टाइम पर 100 से 200 टन का सोना दुबई से इंडिया स्मगल हुआ था। आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये लगभग 32 बिलियन डॉलर की वैल्यू है, यानी 3 लाख करोड़ इंडियन रुपीस। इससे दुबई को बहुत फाइनेंशियल बूस्ट मिला और उनकी बैंकिंग इकोनॉमी मजबूत हो गई। इतना ही नहीं, इससे करीबन 30 साल पहले 1930s में गल्फ के कई अरब मुल्कों में ऑयल मिलना स्टार्ट हो गया था। बहरीन, सऊदी अरेबिया, कुवैत और अबू धाबी जैसे इलाके ऑयल की वजह से काफी तेजी से अमीर होते जा रहे थे। दुबई को भी लगा कि वहां पर भी कोई ना कोई ऑयल रिजर्व होना चाहिए और 1950 से ही अमेरिकन ऑयल कंपनीज दुबई में तेल ढूंढने लग गई। लेकिन अगले 13 सालों तक उन्हें वहां पर कोई भी ऑयल नहीं मिला। सब लोग हार मान चुके थे। लेकिन फिर 1963 में कॉन्टिनेंटल ऑयल कंपनी, जिसे लोग कॉनोको कहते हैं, उसने दुबई के साथ ऑयल सर्च कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट सिंपल था, कॉनोको सारा रिस्क लेगी, यानी वो सारा पैसा खर्चेगी तेल एक्सप्लोरेशन के लिए। अगर तेल नहीं मिलता है तो दुबई को उन्हें कोई पैसे नहीं देने हैं, लेकिन अगर तेल मिलता है तो उसमें से कमाई का कुछ हिस्सा दुबई को मिल जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद कई सालों तक कंपनी ड्रिलिंग करती रही, लेकिन उन्हें कहीं भी तेल नहीं मिला। लेकिन दुबई के रूलर शेख रशीद बिन सईद अल मखतूम ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स जारी रखे और फिर आया 1966। कॉनोको ने दुबई के कोस्ट से दूर समंदर में ड्रिलिंग की और इस बार तेल मिल गया और इस ऑयल फील्ड का नाम रखा गया फतेह, मतलब विक्ट्री। साल 1966 में फतेह ऑयल फील्ड डिस्कवर होने के बाद साल 1969 में यहां से ऑयल एक्सपोर्ट होना भी शुरू हो गया था। लेकिन उस वक्त के रूलर शेख रशीद बिन सईद अल मखतूम एक कड़वा सच जानते थे। उन्होंने कहा, मेरे दादा ऊंट की सवारी करते थे और मेरे पिता ने भी ऊंट की सवारी ही की। मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन मुझे डर है कि शायद उसका बेटा दोबारा से ऊंट की सवारी ना करे। इन शॉर्ट वो जानते थे कि दुबई के ऑयल रिजर्व्स अबू धाबी या सऊदी अरेबिया जितने नहीं हैं, और अगर वो सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट रहे तो जिस दिन भी ये ऑयल खत्म होगा
सब वापस वहीं पे आ जाएगा जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। इसलिए उन्होंने तेल से फोकस हटाकर अपना फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया। इसके बाद उन्होंने जबेल अली पोर्ट बनाया जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड हार्बर में से एक है। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, बिल्ड इट एंड दे विल कम, यानी बस बनाओ, दुनिया अपने आप खींची चली आएगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुबई की जीडीपी में ऑयल का कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। शेख रशीद का डाइवर्सिफिकेशन प्लान काम कर गया। दुबई अब तेल पर नहीं बल्कि टूरिज्म, रियल एस्टेट और ट्रेड पर चलता है। दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनाने के साथ साथ दुबई ने दुनिया भर की कंपनीज को एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वो ठुकरा नहीं सकी। उन्होंने एक ऐसा एरिया बनाया जिसे उन्होंने कहा फ्री जोन। अब सवाल ये है कि ये फ्री जोन होता क्या है। दरअसल ये एक ऐसा एरिया है जहाँ के रूल्स बिल्कुल अलग हैं। यहाँ अगर आप अपनी कंपनी खोलते हैं तो उसके 100% मालिक सिर्फ आप होते हैं। वैसे आम तौर पर यूएई में किसी फॉरेनर को अगर बिजनेस खोलना है तो उसे एक लोकल इमिराती पार्टनर चाहिए होता है, मगर फ्री जोन में इसकी भी जरूरत नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पर 0 टैक्स है, कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं है और जो भी प्रॉफिट आपको होता है वो बिना किसी रोक टोक के आप अपने देश वापस ले जा सकते हैं। दुबई का सबसे पहला और सबसे बड़ा फ्री जोन जबल अली पोर्ट के पास में बनाया गया, जिसे हम जफजा भी कहते हैं। जब साल 1985 में इसकी शुरुआत हुई तो यहाँ सिर्फ 19 कंपनीज थी, लेकिन अगर आज हम इस लिस्ट को देखते हैं तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज और 11,000 से भी ज़्यादा बिजनेसेस रजिस्टर्ड हैं। इन सब की वजह से दुबई डेवलप तो हो रहा था, मगर लोन के पैसों से और इसी बोरो एंड बिल्ड यानी उधार लेकर नया दुबई बनाने की आदत की वजह से दुबई को एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। एक्चुअली सितंबर 2008 में लेहमान ब्रदर्स के कोलैप्स ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया, जिसकी वजह से दुबई की इकोनॉमी भी इसका शिकार हुई। प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर गए, बैंक्स ने लोन देना बंद कर दिया और कई प्रोजेक्ट्स रुक गए। और इस क्राइसिस की वजह से दुबई को कितना बड़ा नुकसान हुआ वो लोगों को पता लगा नवंबर 2009 में, जब दुबई की गवर्नमेंट बैक कंपनी दुबई वर्ल्ड ने अपने 26 बिलियन कर्जा वापस देने पर 6 महीने की मोहलत मांग ली। सब हैरान थे कि क्या दुबई के पास अब इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपने 26 बिलियन का कर्जा दे पाए। हालात इतने बुरे हो गए कि एक्सपैट वर्कर्स जो अपना कर्जा नहीं चुका सकते थे वो दुबई से भागने लगे ताकि उन्हें जेल ना जाना पड़े। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लग्जरी कार्स दुबई एयरपोर्ट्स की पार्किंग में ही वो छोड़ के चले गए। दुबई बैंकरप्ट होने की कगार पर था और इस वक्त पर दुबई का ड्रीम प्रोजेक्ट, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जिसका नाम वो बुर्ज दुबई रखने वाले थे, वो लोगों को लगने लगा कि ये लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तब दुबई को इस परेशानी से निकाला उनके पड़ोसी देश अबू धाबी ने। अबू धाबी ने आखिरी वक्त पर यूएई सेंट्रल बैंक के जरिए दुबई को $10 बिलियन का बेल आउट यानी इमरजेंसी लोन दे दिया। और इसी एहसान को चुकाने के लिए जनवरी 2010 में जब इस टॉलेस्ट बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ तो पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई। जिस बिल्डिंग का नाम बुर्ज दुबई रखा जा चुका था वो बदलकर बुर्ज खलीफा कर दिया गया। बुर्ज का मतलब है बिल्डिंग और खलीफा यानी अबू धाबी के रूलर शेख खलीफा बिन जयेद अल नयान का नाम। इस मैसिव बेल आउट के बाद दुबई ने एक बार फिर से खुद को खड़ा कर लिया और वही लग्जरी और ग्लैमर की चमकती हुई दुनिया फिर से बसा ली। बहुत से लोगों को दुबई दिखने में बहुत मॉडर्न और ग्लैमरस लगता है, वही वेस्टर्न लाइफस्टाइल, अल्कोहल परमिट्स और चमकती हुई पार्टीज। लेकिन यहाँ दो ऐसी दुनिया बसती है जो एक दूसरे से बहुत अलग है। पहली दुनिया है जो यहाँ के लोकल्स हैं और जो अच्छी जॉब करते हैं। यहाँ के लोकल्स को एमराटी कहते हैं। अगर आप एक एमराटी पैदा होते हैं तो समझिए आप जमे ही अमीर हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक एमराटी को फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर मिलता है। और अगर एज एन एमराटी आप एक डिग्री होल्डर हैं और एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो भी सरकार अलग से आपको एक सैलरी का कुछ हिस्सा देगी जो महीने की करीबन 1.5 लाख हो सकती है। इसके साथ साथ जो दूसरी कंट्रीज के लोग यहाँ पर वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं वो भी यहाँ की लाइफस्टाइल से काफी खुश नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें अपने नेशंस के कंपैरेटिवली दुबई में ज्यादा सेफ्टी, बेटर फैसिलिटी और ऑब्वियसली बेटर पे मिलती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा स्ट्रगल ब्लू कॉलर वर्कर्स जो बाहर से आते हैं उनके लिए है। अब ऑल्दो यही लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से इस शहर को अपनी मजदूरी से, अपनी काबिलियत से खड़ा किया है, लेकिन सबसे बुरी चीजें इन्हीं के साथ होती हैं, क्योंकि ये लोग दुबई में कफाला सिस्टम के अंडर आते हैं।
अब ये कफाला सिस्टम है क्या? ये दरअसल एक ऐसा स्पॉन्सरशिप सिस्टम है जहां आपका एम्प्लॉयर ही आपका मालिक बन जाता है। पास्ट की कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इन वर्कर्स के पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और बिना अपनी बॉस की मर्जी से ना ये जॉब छोड़ सकते हैं और ना ही अपने देश वापस जा सकते हैं। इन्हें सोनापुर और अलकूज जैसे भीड़ भाड़ वाले लेबर कैंप्स में रखा जाता है जहां 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं। इसलिए ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे मॉडर्न डे स्लेवरी कहा है। लेकिन 2021-2022 के दौरान यूएई गवर्नमेंट ने ग्लोबल प्रेशर की वजह से इस सिस्टम में कुछ चेंजेस किए। 2022 में नया लेबर लॉ आया जिसके अकॉर्डिंग अब एम्प्लॉय अपनी मर्जी से जॉब बदल सकता है और एक एम्प्लॉयर इनका पासपोर्ट नहीं रख सकता। इसके साथ साथ इनकी सरकार ने आउटडोर वर्कर्स के लिए एक ऐसा रूल बनाया है जिससे बहुत लोगों की जान बची है, जिसे कहते हैं मिड डे ब्रेक। इस रूल के अकॉर्डिंग हर 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर 12:30 से 3 बजे तक कोई भी आउटडोर वर्कर सीधा धूप में काम नहीं करेगा। और ये रूल सिर्फ पेपर लॉ में नहीं है, इस रूल की कंप्लायंस रेट 99% से भी ऊपर है। अगर कोई कंपनी इस रूल को तोड़ेगी तो उसे 5,000 दिराम का जुर्माना देना पड़ेगा, जो कि बढ़कर 50,000 दिराम तक भी पहुंच सकता है। इसके अलावा यूएई गवर्नमेंट ने डिलीवरी राइडर्स के लिए पूरे यूएई में 10,000 से ज्यादा एयर कंडीशन्ड रेस्ट स्टेशंस बनाए हैं ताकि वो गर्मी में आराम कर सके। तो ये तो दुबई की कुछ पॉजिटिव साइड्स ही, लेकिन बहुत सी नेगेटिव चीजें भी हैं जिसकी वजह से ही लोग इसे गोल्डन केज बुलाते हैं। बात है ईयर 2000 की, जब दुबई के रूलर की बेटी प्रिंसेस शम्सा इंग्लैंड में छुट्टियां मना रही थी। उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कैम्ब्रिज की सड़कों से उन्हें किडनैप करके प्राइवेट जेट में डाला और वापस दुबई लाया गया। इतना ही नहीं, इन्हीं की बहन प्रिंसेस लतीफा, जो कि एक ट्रेन्ड स्काई डाइवर और एडवेंचर लवर के रूप में जानी जाती है, उन्होंने भी अपने सिस्टर के इस इंसिडेंट के ठीक 18 साल के बाद 2018 में एक डेयरिंग एस्केप प्लान बनाया। वो अपना भेष बदलकर दुबई से ओमान भागी और वहां से जेट स्की के जरिए इंटरनेशनल वाटर्स में जाकर नॉस्ट्रोमो नाम के एक यॉट पर सवार हो गई। उनका मकसद इंडिया पहुंचकर वहां से अमेरिका भागना था, लेकिन इंडियन कोस्ट के पास इंडियन और एमिराटी कमांडोज ने उस यॉट पर रेड कर दी और उन्हें जबरदस्ती वापस दुबई भेज दिया गया। उसके बाद लतीफा का एक सीक्रेटली रिकॉर्डेड वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने अपने फादर पर कई गंभीर आरोप लगाए। My father cares about his reputation. He will kill people. And if you are watching this video, either I'm dead or I'm in a very, very, very bad situation. इतना ही नहीं, 2019 में शेख मोहम्मद की एक्स वाइफ प्रिंसेस हया बिन अल हुसैन, जो जॉर्डेनियन रॉयल फैमिली से हैं, वो अपने बच्चों के साथ यूके चली गई और वहां डाइवोर्स केस फाइल कर दिया। यूके हाई कोर्ट ने शेख मोहम्मद को डोमेस्टिक अब्यूजर और बच्चों के लिए एक थ्रेट डिक्लेयर किया। कोर्ट ने यह भी इस्टेब्लिश किया कि शेख मोहम्मद ने ही प्रिंसेस शम्सा और प्रिंसेस लतीफा को किडनैप करवाया। ये केस यूके हिस्ट्री का सबसे महंगा डाइवोर्स सेटलमेंट में से एक केस बना, जहां शेख मोहम्मद को अपनी एक्स वाइफ को 734 मिलियन यूएस डॉलर्स देने पड़े। लेकिन दोस्तों, ये सब जानते हुए भी दुनिया भर के अमीर लोग दुबई की तरफ फिर भी चले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर टैक्स फ्री इनकम है, लग्जरी है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं और दुबई में उन्हें वर्ल्ड क्लास सेफ्टी मिलती है। लेकिन अब साल 2026 में इसमें बहुत से चेंजेस दिख रहे हैं। बात है अर्ली 2026 की, जब मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स बुरी तरह हिल गई। यूएस इजराइल के ईरान पर एयर स्ट्राइक्स के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन ईरान ने सिर्फ इजराइल या यूएस पर अटैक नहीं किया, बल्कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन और कुवैत को भी निशाना बनाया। क्यों? क्योंकि इन गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं। यूएई में दुबई का जबल एयरपोर्ट एक ऐसा स्ट्रैटेजिक हब है जहां पर यूएस नेवी के वॉरशिप रेगुलरली डॉक करते हैं। और ईरान का कहना है कि वो देश जो हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यूएस को अपनी जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उन जगहों पर भी अटैक करेंगे। और इसी वजह से दुबई को भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा। 28 फरवरी 2026 से ईरान ने लगातार मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स किए। इनमें से ज़्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन इन ड्रोन से जो मलबा गिरा उसने बहुत डैमेजेस किए। पाम जुमेरा, बुर्ज अल अरब, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जबेल अली पोर्ट सब टारगेट हुए। दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल डैमेज हुए
और 4 लोग इसमें इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से दुबई एयरपोर्ट की काफ़ी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, जिसकी वजह से बहुत से अमीर लोग डर गए और वो दुबई छोड़ के भागने लग गए। दुबई के मुताबिक इस वॉर की वजह से हर 8 में से 1 ब्रिटिश रेजिडेंट यूएई छोड़ के चला गया और कई लोग इतना डर गए कि वो अपने पेट्स को ही रोड पर छोड़कर भाग गए। मगर इसका दूसरा एंगल भी है कि बहुत से दूसरे लोग जो इंडिया और पाकिस्तान जैसी कंट्री से दुबई में आए हैं, इन लोगों का मानना है कि दुबई अभी भी दुनिया की सेफेस्ट जगह है जो उन्हें बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या एक्चुअल में दुबई अभी भी सेफेस्ट है कि नहीं। अगर हम शेख रशीद की वो मशहूर बात को याद करें कि उन्हें डर है कि उनका पड़पोता दोबारा से ऊंट की सवारी करेगा, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है? तो इस बात को तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि दुबई ने हिस्ट्री में बार बार दुनिया को गलत साबित किया है। अगर आप दुबई में रहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वहाँ पर अभी क्या सिनेरियो